हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसकी हमारी थर्ड यूनिट चल रही है। तो इसमें आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा सर्व शिक्षा अभियान SFA। तो जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, तो सर्व शिक्षा अभियान के नाम से ही पता चलता है कि शिक्षा को हर एक बच्चे तक पहुंचाने का जो अभियान चलाया गया उसे सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा ऐतिहासिक प्रयास है जिसका उद्देश्य राज्यों की भागीदारी से समयबद्ध तरीके से समेकित प्रयास द्वारा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण या फिर प्राथमिक शिक्षा को हर एक बच्चे तक पहुंचाना। इसमें प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण जैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की बात कही। जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे, किस कारण से स्कूल नहीं आ पा रहे, उस कारणों को देखना और उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। तो सर्व शिक्षा अभियान का मेन मोटिव भी यही था कि हर एक बच्चे तक जो एजुकेशन है वो प्रदान की जाए, हर एक बच्चे को एजुकेट वो किया जाए। इसमें हमारे देश की जो व्यवस्था है, जो प्राथमिक शिक्षा है, उसमें बदलाव लाने की जो बात कही गई थी। इसमें जो सर्व शिक्षा हमारा अभियान चलाया गया था, तो उसमें ये उद्देश्य उसका तय किया गया था कि 2010 तक 6 से 14 साल तक के जो सारे बच्चे हैं एटलीस्ट उनको जो प्राइमरी शिक्षा है वो प्रदान करना। प्राइमरी शिक्षा सिर्फ उसको शिक्षा प्रदान ही नहीं करना, बल्कि एक जो गुणात्मक शिक्षा है, जो क्वालिटेटिव एजुकेशन है वो प्रदान करना। ऐसी एजुकेशन जो बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट की ओर पूर्ण रूप से ध्यान दे। कोई भी बच्चा अगर एजुकेशन ले रहा है तो उसका जो विकास है वो चौमुखी विकास होना चाहिए। उसका आध्यात्मिक विकास हो, उसका बौद्धिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो और उसका शारीरिक विकास भी साथ साथ होना चाहिए। तभी हम जो बच्चे हैं उनको एक क्वालिटी की एजुकेशन वो प्रदान कर सकते हैं। एक निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम है जो सर्व शिक्षा अभियान है। इसके अंतर्गत सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा है उसका क्षेत्र आता है। ये सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा से संबंध रखता है। यह देश में गुणात्मक जो क्वालिटेटिव प्राइमरी एजुकेशन है उसकी डिमांड करता है। बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो या किसी कारण से स्कूल छोड़ देते हैं, या तो वो स्कूल में एडमिशन ही नहीं लेते, या फिर बहुत सारे जो रीजन होते हैं जैसे उनकी फैमिली का गरीब होना, या फिर स्कूल से उनका घर दूर होना। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान में सबसे पहले ये एक गाइडलाइन बनाएगी कि हमें उन बच्चों को देखना है, जो उन बच्चों की गिनती करनी है जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुके हैं या फिर स्कूल में उन्होंने एडमिशन नहीं करवाया। तो फिर उनको, अगर वो स्कूल नहीं जा सकते, कोई दिक्कत है, उनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो हमें उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो निकालना होगा। तो हमें उन बच्चों को जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको अलग से जो एजुकेशन प्रदान करने की वो व्यवस्था है वो करनी होगी। तो इसमें गुणात्मक शिक्षा की मांग को देखते हुए एक प्रयास किया गया। जो इंस्ट्रक्टर है ऐसे बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान में बहुत सारे जो इंस्ट्रक्टर थे या फिर टीचर्स थे वो अपॉइंट किए गए। कुछ जो गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ गवर्नमेंट ने जो एजेंसियां बनाई थी उनके द्वारा आगे जो ऐसे इंस्ट्रक्टर है वो उसके लिए अपॉइंट किए गए। इसमें यह बेसिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय और जो राजनीतिक न्याय है या फिर एजुकेशन के लिए जो समानता है उसको प्रदान करना था बच्चों को। यह एक तरीके का प्रयास किया गया था। यह केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारों के बीच भागीदारी से शिक्षा देने के लिए एक प्रयास था। वे प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को कंप्लीट कर सके। तो ये सर्व शिक्षा उद्देश्य का जो मेन उद्देश्य था। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की कि सर्व शिक्षा अभियान जो चला था उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, जो सर्व शिक्षा अभियान था उसका क्या ऑब्जेक्टिव था। तो इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे कि हमने कितने साल में जो बच्चों को एजुकेशन को प्रदान कर देनी है, हर बच्चे तक जो प्राइमरी एजुकेशन है वो प्रदान करनी है। तो अगर हम बात करें कि 2003 तक क्या करना था, वर्ष 2003 तक सभी जो बच्चे थे, सभी बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा गारंटी
और जो वैकल्पिक स्कूल थे या फिर बैक टू स्कूल शिविर की जो उपलब्धता करानी थी वर्ष 2003 तक। 2003 तक बच्चों को क्या करना था, जो स्कूल थे वो उपलब्ध करवाने थे। वो स्कूल वो शिविर के रूप में हो सकते थे, जो सेंटर्स अलग से बच्चों के लिए खोले गए थे, जो ड्रॉप आउट स्कूल थे, या फिर जो वैकल्पिक ऑप्शनल स्कूल थे, या फिर बैक टू स्कूल की जो व्यवस्था थी वो की गई थी। मतलब 2003 तक हर बच्चे के लिए जो स्कूल था वो उपलब्ध करवाना था। वो चाहे उसी स्कूल में वापस जाना था, बच्चे ने यहाँ से वो ड्रॉप आउट हुआ था, चाहे वो कोई उसके लिए कोई और ऑप्शन दिया था एजुकेशन लेने के लिए, स्कूल की बजाय कोई सेंटर वगैरह बनाए थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2000 तक जो इसका सर्व शिक्षा का उद्देश्य था वो हर एक बच्चे के लिए स्कूल का उद्देश्य था। हम यहाँ पे लिखते हैं हर एक स्टूडेंट के लिए स्कूल। 2003 तक हर एक बच्चे के लिए स्कूल, शिक्षा की गारंटी, स्कूल या फिर शिक्षा की गारंटी। वो शिक्षा की गारंटी कहाँ से आती है, जब बच्चे स्कूल में जाएंगे, जब बच्चों को स्कूल की अवेलेबिलिटी होगी। आगे हम बात करते हैं 2007 तक सभी बच्चों को जो प्राइमरी शिक्षा है वो प्रदान की जाएगी। वर्ष 2007 तक प्राथमिक शिक्षा, हर एक बच्चे के लिए प्राथमिक शिक्षा होगी। प्राथमिक शिक्षा किसके लिए, हर एक बच्चे के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है वो की जाएगी, की व्यवस्था फॉर एवरी स्टूडेंट या फिर एवरी चिल्ड्रन। 2003 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा की गारंटी थी, स्कूल की गारंटी थी। फिर 2007 तक प्राथमिक शिक्षा की गारंटी थी, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी। 2008 तक था उनका जो 8वीं तक की एजुकेशन थी, जो 2008 में था, सॉरी 2010 तक था। 2010 तक सभी बच्चों को जो 8वीं की शिक्षा थी वो मिलेगी। जब 2007 तक बच्चे को प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था थी तो ऑटोमेटिकली 8वीं तक क्या थी, उसको 8वीं तक की शिक्षा थी हर एक बच्चे के लिए, हर बच्चे के लिए 8वीं तक की जो शिक्षा थी वो प्रदान करवाना। 8वीं क्लास तक की शिक्षा उन्हें प्रदान करना कि बच्चा एक अपनी जो मिडिल क्लास है वो क्लियर कर ले। आगे हम बात करते हैं 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना। अब बच्चों की जो उपस्थिति है 2010 तक सभी बच्चों की उपस्थिति, सभी बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति, ताकि जो बच्चे हैं वो अपना एनरोलमेंट करवाने के बाद जो उसकी उपस्थिति है वो बनी रही। 2010 तक ऐसा था कि हम ये सपना पूरा कर लेंगे कि 2010 तक जो भी बच्चा एनरोलमेंट करवाता है वो क्या करेगा, वो स्कूल में अपनी अटेंडेंस है वो दर्ज करवाएगा। और क्या उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, सामाजिक न्याय एवं जो समानता थी उसको संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करना, हर एक बच्चे को जो एजुकेशन है उसका जो हक है वो मिलना, जीवन उपयोगी एवं गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। तो ये कुछ वो लक्ष्य थे या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव रखे गए थे। आगे हम बात करते हैं मेन प्रोग्राम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान का। किसके मेन प्रोग्राम कौन कौन से थे, जो सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया था उसमें हम मेन प्रोग्राम की बात करते हैं। मेन प्रोग्राम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, मेन प्रोग्राम्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान कौन कौन से उसके मेन प्रोग्राम चलाए गए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं संस्थागत सुधार की। संस्थागत सुधार जो उनका मेन प्रोग्राम था वो चला था संस्थागत सुधार। इस सर्व शिक्षा अभियान के भाग के रूप में केंद्र एवं राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा जो प्रदान करने की क्षमता को सुधारने का प्रयास करेंगे, ताकि हम प्राइमरी लेवल तक एटलीस्ट बच्चे को एक क्वालिटेटिव जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर सके। राज्य को अपनी जो वर्तमान शिक्षा स्थिति है उसका विभिन्न दृष्टियों से वस्तुनिष्ठ
ढंग से उसका विश्लेषण करना होगा और उसका जो मूल्यांकन करना होगा, ताकि हम एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी कमियां हैं, एजुकेशन सिस्टम में जो कमियां हैं, जो एजुकेशन जो प्रदान कर रहे हैं उस एजुकेशन में जो कमियां हैं, हम उसको सुधार सकें और एक बेस्ट क्वालिटी की जो एजुकेशन है वो बच्चों को प्रदान कर सकें। आगे हम बात करते हैं निरंतर वित्तीय पोषण। निरंतर वित्तीय पोषण, निरंतर वित्तीय पोषण फाइनेंशियली हेल्प करना। सर्व शिक्षा अभियान के लिए जो निरंतर वित्तीय पोषण आवश्यक है, इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारें आपस में जो वित्तीय सहभागिता है वो करती रहेंगी। जो फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है वो सेंटर्स को या स्कूल्स को वो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपनी एक दूसरे की सहभागिता से पूरी करती रहेंगी। आगे हम बात करते हैं संस्थागत क्षमता निर्माण। संस्थागत क्षमता निर्माण, तो इसमें क्या था कि इस अभियान द्वारा निपा जो NIEP थी एजुकेशन की, जो NCERT थी, या फिर और राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद जैसी जो राष्ट्रीय राज्य स्तर की जो संस्थाएं हैं, उनकी क्षमता निर्माण की अहम भूमिका की कल्पना की गई है। इसमें यह कहा गया कि गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विशेषज्ञों के स्थायी सहयोग वाली जो प्रणाली है उसकी आवश्यकता है। इसमें जो ये संस्थाएं हैं एजुकेशन के की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर और भी संस्थाएं हैं जो एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो उसकी आपस की सहभागिता की बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे हम बात करते हैं बालिका शिक्षा की, गर्ल एजुकेशन की। जो सर्व शिक्षा अभियान था, जो उसका प्रोग्राम था, वो गर्ल एजुकेशन को लेकर स्पेशल बनाया गया था। लड़कियों को एजुकेशन देने की बात कही गई थी, विशेषकर वो लड़कियां जो शेड्यूल्ड कास्ट से आती हैं या फिर शेड्यूल्ड जो ट्राइब से आती हैं, या फिर जिनकी फैमिली ज़्यादा गरीब फैमिली से है, वो जो अपनी एजुकेशन के लिए जो फाइनेंशियल अपना स्टेटस है उनका कम है, वो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो सर्व शिक्षा अभियान में खास करके गर्ल जो एजुकेशन है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया था। क्योंकि जो लड़कियां हैं वो भी हमारे अगर बात करें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है उनका, बहुत अपनी भूमिका निभाते हैं। तो हमारे देश का विकास कब होएगा? जब हम अपने नागरिकों का विकास करेंगे, जिसमें गर्ल चाइल्ड भी अपनी जो उसकी भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए लड़कियों की शिक्षा पे खास ध्यान देने की जो बात थी वो सर्व शिक्षा अभियान में कही गई। आगे हम बात करते हैं विशिष्ट समूहों पर ध्यान। विशिष्ट समूहों पर ध्यान, विशिष्ट समूहों पर ध्यान। इसमें कहा गया कि विशिष्ट समूह जैसे अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, या फिर जो गरीब परिवार है उनसे आते हैं, या फिर जो धार्मिक विभिन्न धर्मों से आते हैं लोग, या फिर अल्पसंख्यक हैं, या फिर विकलांग बच्चे हैं, डिसेबल स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो शैक्षिक प्रोग्राम है विशेष रूप से देखे जाए, उनके लिए जो शैक्षिक कार्यक्रम है, जो एजुकेशन है वो विशेष रूप से पहुंचाई जाए। क्योंकि ऐसे बच्चे होते हैं वो ना तो स्कूल जाते हैं, ना ही उनके पेरेंट्स एजुकेशन के बारे में अवेयर होते हैं। इसलिए बच्चों के साथ साथ उनके जो माता पिता हैं, ऐसे जो वर्गों के लोग हैं, उनको एजुकेशन के रिगार्डिंग मोटिवेट किया जाए, एजुकेशन के रिगार्डिंग अवेयर किया जाए, ताकि वो अपने बच्चों को एजुकेशन देने के बारे में सोचें और बच्चों को एजुकेशन के बारे में मोटिवेट करें। आगे हम बात करते हैं सामुदायिक स्वामित्व। सामुदायिक स्वामित्व, सामुदायिक जो स्वामित्व है उसमें क्या है कि इस कार्यक्रम के लिए विकेंद्रीकरण के माध्यम से जो सामूहिक स्वामित्व है वो होना चाहिए। ये इसमें कहा गया कि जो महिला समुदाय है, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य व पंचायती जो राज
पंचायतों के जो सदस्य हैं उन सबको शामिल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। इस कार्यक्रम में बहुत सारे जो लोग हैं वो अपना योगदान इसमें दे सकते हैं। आगे हम बात करते हैं गुणवत्ता पर बल, क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात। गुणवत्ता पर बल। एजुकेशन अगर तभी फायदा है एजुकेशन देने का जब हम उससे बच्चों को क्वालिटेटिव एजुकेशन देंगे। जो एजुकेशन बच्चों का ऑलराउंड जो डेवलपमेंट है, जो चौमुखी विकास है वो करने पर सहायता कर सके। यह अभियान पाठ्यक्रम में सुधार लाकर तथा बाल केंद्रित विधियों को अपनाकर प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्ता की जो शिक्षा है वो एक गुणवत्ता की शिक्षा के रूप में पैदा करना था और विकास संबंधी जो आवश्यकताएं हैं एजुकेशन में उन पर ध्यान दिलाना था। और जो कार्यक्रम था वो गुणवत्ता प्रदान करने के लिए एजुकेशन में ये कार्यक्रम चलाया गया ताकि हम बच्चों को जो एजुकेशन का बेस है वो एक क्वालिटेटिव प्रदान कर सकें। आगे हम बात करते हैं अध्यापकों की भूमिका। इसका जो 8th पॉइंट है रोल ऑफ टीचर्स, अध्यापकों की भूमिका। कि अध्यापकों की क्या भूमिका रहती है, क्या रहता है रोल ऑफ टीचर्स। तो इसमें सर्व शिक्षा अभियान अध्यापकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए इस बात पर बल देता है कि उनकी विकास संबंधी आवश्यकताओं जो अध्यापकों की है उनकी उस पर ध्यान दिया जाए कि कैसे उनकी जो ट्रेनिंग है क्वालिटी की जो एजुकेशन प्रदान करने के लिए उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी जो ट्रेनिंग को लेकर या फिर उनकी सैलरी को लेकर उन सारी जो आवश्यकताएं हैं उन पे भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये थे कुछ मेन प्रोग्राम जो सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा किए गए थे। आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखने के लिए है, जो कुछ प्रोमिसेस हैं, कुछ जो शर्तें हैं कि कौन कौन सी जो शर्तें हैं जो सर्व शिक्षा अभियान था उसको सफल करने के लिए जरूरी थी। कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी ताकि सर्व शिक्षा जो अभियान था हम उसको सफल रूप में लागू कर सकें और जो वहां पे ऑब्जेक्टिव रखे गए थे सर्व शिक्षा अभियान के जो ऑब्जेक्टिव थे वो हम पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले ये था, हम सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी जो शर्तें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे असेस, पहुंच में। हम बच्चों को एजुकेशन प्रदान करते हैं, एजुकेशन प्रदान करने के लिए बच्चे को जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो स्कूल है चाहे कोई सेंटर है उसको एजुकेशन प्रदान करने के लिए वो बच्चे की पहुंच में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। छोटे बच्चों की सुविधा के लिए जो विद्यालय है वो उसके आसपास होना जरूरी है। अगर बच्चों के विद्यालय दूर होंगे तो उसको आने जाने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा से पूर्व बालवाड़ी, जो आंगनवाड़ी, ऐसे कुछ जो संस्थाएं हैं छोटे बच्चों के एजुकेशन के लिए, क्रच आदि की जो व्यवस्था है वो की जानी जरूरी है ताकि बच्चे समीपवर्ती जो केंद्र है वहां पे एजुकेशन प्राप्त कर सकें और फिर उन्हें स्कूल जाने की जो आदत है वो भी उनमें आ सके। आगे हम बात करते हैं एनरोलमेंट की। एनरोलमेंट, नामांकन कि जो बच्चे हैं उनका जो एनरोलमेंट है वो किया जाए। कई बार होता है कि बच्चों के माता पिता है वो अपने बच्चों का जो नामांकन है वो ध्यान नहीं देते उस तरफ। तो इसलिए प्रत्येक छात्र जिसकी आयु 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच है विद्यालय में जो नामांकन है वो उसका हो जाना चाहिए। जो स्टार्टिंग क्लास है, अगर पहली क्लास की हम बात करें तो उसमें 6 साल के बच्चे का नामांकन होता है, इसलिए बच्चे के 6 साल का होते ही उसका जो नामांकन है वो स्कूल में होना जरूरी है। तो नामांकन के लिए जो अभिभावक है वो अपने बच्चों के नामांकन के लिए जाएं और जो टीचर्स हैं वो उनकी हेल्प करें और उनको अवेयर करें जो पेरेंट्स हैं बच्चों के इनरोलमेंट के लिए। अगर कहीं पे जो लोग एजुकेशन के रिगार्डिंग अवेयर नहीं है तो इसमें टीचर्स हैं वो घर घर जाकर बच्चों की एजुकेशन के रिगार्डिंग उनको अवेयर कर सकता है। इसलिए
नामांकन के लिए हर एक की जिम्मेदारी है, टीचर्स की जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की है, जो आस पड़ोस में और जो स्कूल्स में ग्रामीण जो समितियां, शिक्षा समितियां बनाई होती हैं उसमें, और जो और भी पढ़े लिखे लोग हैं उनका भी फर्ज बनता है वो हर एक पर्सन को, जो हर एक बच्चे को एजुकेशन के लिए मोटिवेट कर सके। आगे हम बात करते हैं रिटेंशन की, कि बच्चे हैं वो वहां पे ठहर सके स्कूल में, अपनी जो अटेंडेंस है वो लगवाएं। कई बार बच्चे का होता है कि इनरोलमेंट हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में नहीं जाते, वो क्या करते हैं, इनरोलमेंट सिर्फ नाम का स्कूल में होता है कि वो एजुकेशन ले रहे हैं। तो खास करके बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो शेड्यूल कास्ट होती हैं, या शेड्यूल ट्राइब्स, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती है, वो बच्चों का जो नामांकन है, इनरोलमेंट है, वो स्कूल में करवा देते हैं। उसके बाद जो बच्चों को एजुकेशन दिलवाने की बात आती है एक्चुअल में, तो वो बच्चे हैं वो वहां पे नहीं जाते स्कूल में। तो वो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के साथ या तो काम पे रहते हैं, या फिर वो स्कूल जाने में वैसे ही वो नहीं जा पाते और उनको माता पिता भी फोर्स नहीं करते स्कूल भेजने के लिए। तो उसमें फिर उनका जो नामांकन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रजिस्टर तक ही वो पहुंच रह जाता है। उसके बाद उसकी जो एजुकेशन है वो प्राप्त नहीं कर पाते वो बच्चे। तो इसलिए अगर हम बच्चे को सही मायने में एजुकेशन देना चाहते हैं तो वो हमें क्या करना होगा, हमें बच्चों को स्कूल में उसकी जो अटेंडेंस है, जो उसकी उपस्थिति है, वो भी हमें साथ ही साथ वो दर्ज करवानी होगी। आगे हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, कि जो हम एजुकेशन बच्चे को प्रदान कर रहे हैं वो हम कैसी एजुकेशन दे रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो हमें शिक्षा की गुणवत्ता पर खासा ध्यान रखना होता है कि हम जो बच्चे को एजुकेशन दें वो बच्चे की एक तो ऑलराउंड डेवलपमेंट वाली होनी चाहिए, दूसरा बच्चे को ऐसी एजुकेशन प्रदान करनी चाहिए जिसमें कि हम कह सकते हैं कि बच्चा कोई रोजगार या फिर कोई व्यवसाय चुन सके। इसलिए बच्चे को ऐसी एजुकेशन दें जिसमें वोकेशनल जो एजुकेशन है वो प्रदान की जाए, या फिर जो मैनुअल एंड जो प्रोडक्टिव वर्क है उसका भी ध्यान रखा जाए कि मैनुअल एंड प्रोडक्टिव वर्क की जो कोचिंग है वो बच्चे को दी जाए, ताकि बच्चा अपना जो रोजगार है, अपना या फिर व्यवसाय है वो खुद तय कर सके, जिसका नागरिकों को, जिसका बच्चे को सीधा सीधा लाभ हो, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो उसकी सुधर रहे और उसका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो सुधरता रहे। आगे हम बात करते हैं अल्टरनेट स्कूल। अल्टरनेट स्कूल जो विकल्प है, एक विकल्पीय स्कूल। तो इसमें क्या है, वैकल्पिक स्कूल में क्या है, किसी भी कारण समय पर जो बच्चे हैं वो प्रवेश नहीं ले पा रहे, या किसी कारणवश वो 14 वर्ष की आयु से पहले जो अपना स्कूल है वो छोड़ देते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए स्थानीय क्षेत्र में कुछ ऐसे अल्टरनेट स्कूल्स खोलने चाहिए जो यहाँ पे उनको जो अनिवार्य शिक्षा की वो व्यवस्था प्राप्त हो सके। स्कूल जिसमें हम सेंटर्स की बात कर रहे हैं कि उन बच्चों के लिए कुछ एक ऐसे जो सेंटर है वो प्रोवाइड कर देने चाहिए, ताकि जो बच्चे की रहती एजुकेशन है वो कंप्लीट हो सके। आगे हम बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन की। डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा, इसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन के नाम से भी जान जाते हैं, जिसमें कुछ जो एजुकेशन है वो फॉर्मल होती है, उसमें कुछ जो प्री प्लान जो सिलेबस होता है, लेकिन कुछ जो एजुकेशन है वो नॉन फॉर्मल के रूप में होते हैं कि बच्चे को स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने हिसाब से जो अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकता है। तो इस प्रकार जो दूरस्थ विद्यालय है, जो डिस्टेंस एजुकेशन है, उसके माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने का जो प्रयास है वो किया गया है, और काफी हद तक ये प्रयास है वो सफल भी हुआ है। दूरस्थ जो शिक्षा है उसके अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण देकर रविवार और छुट्टी के दिनों में आकर्षक ढंग से शिक्षा की व्यवस्था वो की गई है। डिस्टेंस एजुकेशन में बच्चे की जो कुछ क्लासेस होती हैं वो हफ्ते के लिए, 10 दिनों के लिए, या फिर 15 दिनों के लिए, या 1 मंथ के लिए जो उसकी क्लासेस वो लगा दी जाती है, बच्चे को जो सिलेबस करना होता है वो क्लियर करवा दिया जाता है, बाकी टाइम वो सेल्फ स्टडी करता है, वो अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट कर सकता है। इसमें उन लोगों को फायदा होता है जो
जिनके पास या तो समय की कमी होती है कॉलेज जाने के लिए, या फिर ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, वो इतना जो पैसा है वो अफोर्ड नहीं कर पाते एजुकेशन में, या फिर कोई लोग ऑलरेडी वो कोई काम कर रहे होते हैं, कोई रोजगार में होते हैं, तो वो लोग एजुकेशन लेना चाहते हैं तो वो डिस्टेंस से जो एजुकेशन है वो प्राप्त कर सकते हैं, ताकि वो अपनी जो शिक्षा प्राप्त करने का सपना है या फिर एक अच्छा रोजगार प्राप्त करने का जो सपना है वो पूरा कर सके। तो इस प्रकार डिस्टेंस एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान में बहुत ही ज्यादा सहायक वो सिद्ध हो सकती है। तो हमारा आज का जो टॉपिक था सर्व शिक्षा अभियान वाला, तो आज का टॉपिक यहीं पे हमारा खत्म हो रहा है। सर्व शिक्षा के बारे में हमने पढ़ा कि सर्व शिक्षा क्या होती है, इसको क्यों जरूरी समझा गया है, फिर हमने इसके ऑब्जेक्टिव की बात की कि इसके कौन कौन से लक्ष्य रखे गए थे, जैसे 2003 तक जो लक्ष्य था, बच्चों को जो स्कूल है हर एक बच्चे को प्रोवाइड हो जाएगा, वो चाहे सेंटर के थ्रू, चाहे वो स्कूल में उसका अगर किसी कारणवश उसने छोड़ दिया था वापस वो स्कूल में जाकर पढ़ सकता है। 2007 तक वो रखा गया था कि वो एटलीस्ट हर एक बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन प्रदान की जाएगी, और 2010 तक बच्चा 8वीं तक की जो पढ़ाई है वो कंप्लीट कर लेगा। तो उसके बाद हमने उसके प्रोग्राम की बात की कि कौन कौन से उसने प्रोग्राम वहाँ चलाए, और आगे हम बात की कौन कौन सी चीजें थी वो जरूरी थी, जब कौन कौन सी जो शर्तें थी जिसके साथ जो सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाया जा सकता था। तो हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इसी का हम सर्व शिक्षा अभियान का पार्ट करेंगे, इसके जो फेज 2 और 3 थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।